नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 6 का यूनिट नंबर 4 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसमें टॉपिक नंबर 4.7, जिसमें हम रासो साहित्य में वीर गीत के बारे में जो है जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना ये आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रासो काव्य दो रूपों में मिलता है, प्रबंध काव्य और वीर गीत के रूप में। प्रबंध काव्य की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। वीर गीत मौखिक और लिखित दोनों रूपों में जो है वो प्राप्त होते हैं। मौखिक रूप में परमाल रासो तथा लिखित रूप में बीसलदेव रासो जैसी रचनाएं मिलती है। बीसलदेव रासो में श्रृंगारिक मनोभावों का जो है वर्णन है। तो यहाँ बताया कि ये जो रासो साहित्य है ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है प्रबंध काव्य, जिसके बारे में जो है हमने अपने पहले की वीडियोस में देखा, और जो दूसरा है वो है वीर गीत। ये जो वीर गीत होते हैं ये लोगों के द्वारा गाए और सुने जाते हैं, और इन्हीं को जो है बाद में रचनाओं में शामिल किया गया। अगर हम इनके उदाहरण देखें तो जो परमाल रासो है इसको लोग गाते और सुनते हैं। साथ ही जो बीसलदेव रासो है इसकी रचना जो है हमें लिखित रूप में मिलती है। इस बीसलदेव रासो में हमें श्रृंगारिक और खूबसूरती वाली भावनाएं जो है दिखाई गई है। इस कृति में भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की जो है कथा को सरस शैली में प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो बीसलदेव रासो है इसमें जो हमें कहानी देखने को भी मिलती है वो ये है कि जो बीसलदेव नाम का राजा है, ये एक राजकुमारी जिसका नाम राजमती है, इसकी हमें कहानी देखने को मिलती है कि कैसे ये दोनों जो है शादी करते हैं। शादी के बाद इनका एक दूसरे से दूर हो जाना इसमें दिखाया गया है, यानी कि इनका वियोग, और फिर ये दोबारा से कैसे मिले, इन सभी बातों को मिलाकर जो है इस बीसलदेव रचना में दिखाया गया है। बीसलदेव रासो संदेश राशक की तरह संदेश परंपरा का काव्य है। बीसलदेव रासो में नारी जीवन की करुणा गीतात्मकता अनुभूति में प्रकट हुई है। यह काव्य कृति अपने सरल एवं निष्कपट भाव सौंदर्य के कारण जो है वो महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बीसलदेव रासो की बात करें तो ये जो बीसलदेव रासो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि संदेश राशक है, जिसमें एक दूसरे को संदेश भेजे जाते हैं। यानी कि ये रचना इसलिए खास है क्योंकि इसमें बहुत ही सादगी से और बिना किसी दिखावे के जो है दिल की बातें कही गई है। इसमें नारी जीवन के सुख दुख, माधुर्य एवं करुणा तथा अश्रु और हास का जो है भावपूर्ण चित्रण मिलता है। काव्य के दो भावपूर्ण चित्र लयात्मक अनुभूति के रूप में प्रकट हुए हैं। भाव व्यंजना तथा ध्वनि सौंदर्य की दृष्टि से बीसलदेव रासो जो है वो महत्वपूर्ण काव्य है। तो ये जो बीसलदेव रासो है इसमें क्या हुआ कि महिलाओं की जिंदगी कैसी है, उनके सुख दुख और उनकी उदासी, आंसू और हंसी, इन सब को जो है गहराई से दिखाया गया। ये सब बातें किसी गाने की धुन की तरह जो है महसूस होती है, और अपनी भावनाओं को बताने के तरीके और शब्दों की मिठास के कारण ये जो बीसलदेव रासो की रचना है ये बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की इस रचना ने। आगे देखो, अब यहाँ पर जो है बीसलदेव रासो रचना की कुछ पंक्तियां दी गई है। इसमें है परनब चल्यो बीसल राय, चौरास्या सहुलिया बोलाई, जान तनी साजती कलऊ, जिरह रंगवाली पहरज्जो टोब। तो ये जो पंक्तियां हैं ये बीसलदेव रासो की ली गई है। आगे देखो, जगनिक का परमार रासो लोकगीत के रूप में देश के विभिन्न भागों में जो है प्रसिद्ध है। यह लोक गीत जो है आल्हा के नाम से उत्तर भारत के विविध क्षेत्र में गाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, इस प्रकार साहित्यिक रूप ना रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की विरदपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उनका बहुत कुछ कलेवर जो है वो बदल गया है। वस्तुतः आल्हा लोक गाथा और लोकगीत है। तो ये जो परमाल रासो नाम की एक रचना है इसे जगनिक ने लिखा था। ये पूरे उत्तर भारत में जो है आल्हा के नाम से बहुत मशहूर है, और लोग इसे गाते हैं, और ये बहुत ही मशहूर रचना जो है मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भले ही ये जो रचना है यह अब वैसी नहीं रही जैसी कि शुरुआती समय में थी, लेकिन लोगों ने क्या किया, इसे सदियों से गा गा कर आज तक जिंदा रखा है।
और समय के साथ इसके रूप में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आया, पर असल में ये क्या है, ये एक लोकगीत और लोगों के द्वारा सुनाई जाने वाली एक कहानी है। लोकगीत स्वतः स्फूर्त काव्य का अंग होता है। लोकगीतों में उनके रचयिता अथवा रचनाकार का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता, उसका महत्व तो उसके सरल सौंदर्य में होता है। उसमें एक व्यक्ति की अनुभूति की अपेक्षा लोक हृदय की अनुभूति ही जो है प्रधान होती है। ये गीत व्यक्ति विशेष की भावनाओं का प्रतिनिधित्व न होकर समुदाय की भावना के सच्चे जो है प्रतीक होते हैं। तो यहाँ बताया गया कि लोकगीत जो है वो होते हैं जो अचानक ही लोगों के दिल से निकलकर बन जाते हैं। इन्हें किसने लिखा या किस समय लिखा गया ये जानना जरूरी नहीं होता। इनकी असली खूबी इनकी सादगी होती है। ये गीत जो है ये किसी एक आदमी के नहीं होते, बल्कि पूरी जनता के दिल की बात को ये गीत कहते हैं और पूरे समाज की सोच को दिखाने का काम करते हैं। तो ये जो लोकगीत है ये अचानक ही लोगों के दिल से निकलकर जो है वो पूरे लोक में प्रचलित हो जाते हैं। काल और स्थान की सीमा को लांघकर लोक गायकों के अधरों पर जीवित रहने वाले ये लोकगीत वर्तमान में भी जीवित है। समय के व्यवधान से उनमें कुछ परिवर्तन अवश्य हुए हैं, परंतु मूल भाव जो है वो सुरक्षित है। आल्हा की लोक गाथा में एक मुख्य कथा सूत्र है। महोबा के पास राजा परम द्विदेव पर पृथ्वीराज का जो है आक्रमण होता है। आल्हा और उदल वीरता पूर्वक लड़कर जन्मभूमि के लिए जो है प्राण अर्पित कर देते हैं। इसी मुख्य कथा सूत्र का विकास क्रमशः स्थल स्थल पर अनेक पात्रों और धाराओं के योग से होता है। आल्हा ही प्रवाहमयी शैली में स्वतः स्फूर्त गीत फूट पड़ते हैं। तो ये गीत जो है ये एक जगह या एक समय तक सीमित नहीं होते। लोग इन्हें गाते हुए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं और ये आज भी जीवित है। समय के साथ इसमें कुछ बदलाव जरूर हुए, पर जो मुख्य कहानी थी वो आज भी वैसे ही है। इसमें जो है राजा परमादिद्वीप पर पृथ्वीराज के हमले की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें कि आल्हा और उदल ने क्या किया, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए इन्होंने शहीदी को प्राप्त किया। और ये पूरी कहानी में कहीं पर भी हमें छोटे छोटे किस्से जो है जुड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं और ये गीत गाते समय अपने आप ही जो है जोश वाले शब्द इनमें से बाहर निकल कर आते हैं। अब यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई है जो हम इसके उदाहरण में देख सकते हैं। यह है 12 बरस ले कुक्कुर जीवे, अरु 13 ले जीवे सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो अगर हम इन पंक्ति का मतलब देखें तो इसमें यह कहा गया है कि कुत्ते की जो उम्र है वो 12 साल की होती है और जो सियार है वो 13 साल तक जीता है, लेकिन जो क्षत्रिय होते हैं वो 18 साल तक जीकर भी जो है अगर बहादुरी ना दिखाए या दुश्मन से ना लड़े तो ऐसी लंबी उम्र जो है वो बेकार की है। यानी कि कम उम्र में भी अगर आप बहादुरी दिखाते हैं तो वो लंबी और डरपोक जिंदगी से जो है कहीं ज्यादा अच्छी होती है। तो ये इन 2 लाइनों का जो है अर्थ था। यहाँ ऊपर भी हमने कुछ पंक्तियां देखी थी। ये देखो, पर्णप चाल्यो बीसल राय, 84 सहु लिया बोलाई, जान तनी साजती कलऊ, जिरह रंगवाली पहरज्जो टोप। तो अगर इसका मतलब देखें तो ये जो है बीसल देव रासो की शुरुआती पंक्तियां हैं। इसका मतलब ये है कि राजा बीसल देव ने क्या किया, सबको बुलाया, अपनी तैयारी की और युद्ध के लिए या किसी खास मौके के लिए उन्होंने क्या किया, पूरी तैयारी के साथ सबको तैयार करने का काम किया। तो ये जो था ये इन पंक्तियों का मतलब था। अब ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम रासो काव्य में अभिव्यक्ति कौशल के बारे में जानेंगे। भाषा अभिव्यक्ति कौशल का प्राथमिक उपादान है। भाषा में ही काव्य की रचना होती है। आदिकालीन साहित्य के रासो काव्य में भाषा के मानक रूप का परिचय नहीं मिलता। भाषा के इस मानक रूप के विकास को अवरुद्ध करने में सामंती व्यवस्था की बहुत बड़ी जो है भूमिका है। तो हम जो है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये जो कविताएं हैं या फिर रचनाएं कहें ये भी भाषा से बनती है, लेकिन इस समय रासो काव्य में हमें भाषा का कोई भी एक पक्का या सही रूप जो है देखने को नहीं मिलता। इसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस समय की जो सामंती व्यवस्था थी, यानी कि जहां पर अलग अलग राजाओं का राज था, जिसने क्या किया, भाषा को एक रूप में कभी भी बढ़ने नहीं दिया। रासो काव्य वीर गाथात्मक काव्य है।
वीर गाथात्मक काव्य का संबंध सामंतों के आपसी युद्धों से है। उन युद्धों के बिना वीर रस की कल्पना जो है वो नहीं की जा सकती, परंतु यह वीर रस भाषा के विकास के लिए घातक सिद्ध हुआ। तो ये जो रासो काव्य था मुख्य रूप से ये वीर गाथा के बारे में हमें बताता था और ये कहानियां राजाओं और जमींदारों के बीच होने वाले युद्धों पर टिकी होती थी। लेकिन कविताओं में वीर रस दिखाना जो है वो बहुत जरूरी था। साथ ही साथ लड़ाई झगड़े वाली इन बातों ने क्या किया, भाषा को एक साथ मिलकर आगे बढ़ने से रोक दिया, यानी कि ये भाषा के विकास के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। वीरता के भाव ने सामंतों में आपसी प्रतिद्वंदिता को जो है जन्म दिया। राज्य के छोटे छोटे हिस्सों पर अलग अलग सामंतों का शासन था। राज्य के इन छोटे छोटे हिस्सों के बीच संचार और संप्रेषण का कोई सामान्य साधन उपलब्ध नहीं था। राज्यों के आपस में वैर भाव के कारण ना मंडियां आबाद हो सकी और ना व्यापारिक संबंधों का ही जो है विकास हो सका। इस कारण भाषा में किसी सामान्य नियम का विकास जो है वो नहीं हो पाया। तो वीरता दिखाने के चक्कर में राजाओं में जो है एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग गई इस समय में, और छोटे छोटे इलाकों पर क्या हुआ, अलग अलग लोगों का राज होने लगा और इनके बीच में आपसी बातचीत का जो है कोई जरिया नहीं था। एक दूसरे से दुश्मनी की वजह से क्या हुआ, ना तो सामानों का आना जाना हो पाया और ना ही इस समय व्यापार बढ़ा। तो जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे नहीं या फिर व्यापार नहीं करेंगे तो भाषा भी जो है वो एक समान तरीके से नहीं बन पाई। उनमें किसी प्रकार की भाषीय मानकता का अभाव मिलता है। रासो साहित्य की भाषा स्थानीय बोलचाल की भाषा है जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव भी जो है देखा जा सकता है। तो रासो साहित्य में ये जो भाषा इस्तेमाल हुई ये आम लोगों की बोलचाल वाली भाषा है, जिस पर उस समय की पुरानी भाषा जिसे कि अपभ्रंश कहते हैं इसका असर हमें साफ साफ दिखाई देता है। रासो काव्य के लिए मुख्यतः दो प्रकार की भाषा प्रचलित हो चुकी थी। यह भाषा डिंगल और पिंगल नाम से पहचानी जाती है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। डिंगल भाषा को कई विद्वान गवारों की भाषा जो है मानते थे। वस्तुतः डिंगल भाषा में कर्कश वर्णों का प्रयोग प्रचुरता से जो है होता था। डिंगल भाषा की ध्वन्यात्मकता से युद्ध के वातावरण का सजीव चित्र जो है उपस्थित किया जा सकता था। इसीलिए इस भाषा का व्यापक प्रसार रासो साहित्य में देखने को मिलता है। युद्ध वर्णन की मुख्य भाषा डिंगल भाषा ही थी। पृथ्वीराज रासो में भी युद्ध का वर्णन में जो है डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ। तो ये जो रासो साहित्य है इसमें क्या हुआ, कविताएं लिखने के लिए दो भाषा इस्तेमाल होती थी, पहली तो डिंगल और दूसरी पिंगल। इसमें जो डिंगल भाषा है वो राजस्थानी भाषा का ही एक खास रूप है और बहुत से जानकार जो है इसे चारण की भाषा कहते थे। इस डिंगल भाषा में जो है अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो सुनने में थोड़े कड़क या फिर भारी लगते हैं, लेकिन इन कड़क शब्दों की वजह से जो है युद्ध के माहौल को बिल्कुल असली जैसा दिखाने में बहुत मदद मिलती है और इसीलिए रासो वाली रचनाओं में जो है इस भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया गया। लड़ाई झगड़े वाली बातों को बताने के लिए डिंगल ही जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी। और पृथ्वीराज रासो में भी जो है जहाँ पर हमें युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है वहाँ इसी डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर जो है पृथ्वीराज रासो की कुछ पंक्तियाँ दे रखी है, इसे देखो। बिजिए घोर निशान रान चाहन चहु दिसी, सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तिसी, उत्तिठ राज पृथ्वीराज बाग लग मनहु वीर नर, कड़त तेग मन बेग लगत मनहु बीजू झट थट। तो ये जो है ये पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां है जिसमें युद्ध का दृश्य दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि राजा पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो सेना राजा पृथ्वीराज चौहान की सेना के नगाड़े जो हैं वो चारों दिशाओं में जोर जोर से बज रहे हैं और सभी बहादुर योद्धा जो है वो अपनी पूरी ताकत और लड़ने के कौशल के साथ बिल्कुल तैयार हैं। राजा पृथ्वीराज जो है वो खुद उठ खड़े हुए जैसे कि कोई शेर जो है वो शिकार करने के लिए तैयार हो। वो इतनी तेजी से अपनी तलवार निकाल रहे हैं कि जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे बहादुर योद्धाओं की एक पूरी फौज जो है वो दुश्मन पर टूट पड़ी हो। तो ये इन पंक्तियों का मतलब है जो कि पृथ्वीराज रासो से ली गई है। बीसलदेव रासो में यह सूचना मिलती है कि मध्य देश की भाषाओं के सहयोग से पिंगल भाषा प्रचलित हो रही थी।
प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से जो है पुकारी जाती थी। पिंगल भाषा को दिंगल की अपेक्षा अधिक परिष्कृत जो है माना जाता था। पिंगल में कोमल भावों को अभिव्यक्त जो है वो किया जाता था। दिंगल और पिंगल विशेष प्रकार के भाव और भाषा की जो है शैली थी। अब यहाँ पर बीसलदेव रासो जो रचना थी उसके बारे में बताया कि उस समय जो है अलग अलग इलाकों की बोलियों और ब्रज भाषा को मिलाकर एक ऐसी भाषा बन गई थी जिसे कि लोग पढ़ने लिखने में जो है इस्तेमाल करते थे और इसे ही पिंगल कहा गया। पिंगल को जो है दिंगल भाषा से ज़्यादा साफ सुथरा और बेहतर जो है माना जाता था, क्योंकि इसमें हमें कोमलता वाली भावनाएं आसानी से बताई जाती हैं। दिंगल और पिंगल अलग अलग तरह के भावों को और लिखने के तरीके को जो है यहाँ पर दर्शाती है। रासो काव्य की भाषा में दूसरी महत्वपूर्ण बात उभरती है मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। मिश्रित शब्दावली से तात्पर्य है तत्सम, तद्भव और देशज शब्दावली के साथ साथ विदेशी शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग। बीसलदेव रासों में अरबी और फारसी के सैकड़ों शब्द मिलते हैं। भाषा के स्तर पर यह मिश्रण इस बात को सूचित करता है कि भाषा में सामाजिक संस्कृति का जो है विकास हो रहा है। अब यहाँ बताया कि इन रचनाओं की भाषा की जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता रही वो ये थी कि इसमें बहुत तरह के शब्द जो है वो मिले जुले हमें देखने को मिलते हैं। इसमें संस्कृत से आए शब्द, देसी शब्द और बाहर की भाषाओं के बहुत सारे शब्द जो है इसमें शामिल है। बीसलदेव रासों में तो अरबी और फारसी भाषा के भी हमें ढेरों शब्द देखने को मिलते हैं। भाषा में इतने अलग अलग तरह के शब्दों का मिलना ये बताता है कि उस समय जो है समाज में अलग अलग संस्कृतियाँ आपस में घुली मिली रहती थी और भाषा का विकास भी जो है इस समय पर हो रहा था। प्रत्येक साहित्य कालखंड अपना छंद स्वयं रचता है। छंद का निर्माण युग के द्वारा होता है और इसीलिए युग बदलने के साथ छंद भी जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। रासो काव्य में कुछ छंदों का प्रयोग रासो युग की खोज है और कुछ छंद उसे अपभ्रंश काव्य से जो है प्राप्त हुए हैं। छंदों की जितनी अधिक विविधता रासो काव्य में मिलती है उतनी किसी दूसरी साहित्यिक धारा में जो है प्राप्त नहीं होती। तो हर समय की जो है अपनी अपनी रचनाएं होती है और हर समय के हिसाब से जो है रचना लिखने का तरीका भी जो है वो अलग हो जाता है। जैसे जैसे समय बदलता है लिखने का अंदाज भी बदलता है। तो रासो साहित्य की रचनाओं में जो है हमें छंदों के इतने अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं जो कि किसी और तरह की रचनाओं में हमें देखने को नहीं मिले। इनमें से कुछ छंद तो उस समय के कवियों ने जो है खुद बनाए थे और कुछ जो है वो पुराने समय की यानी कि अपभ्रंश भाषा से की जो रचनाएं थी उनसे लिए हुए छंदों का इस्तेमाल इसमें हमें देखने को मिला। कवित, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या और आल्हा आदि अनेक प्रकार के छंद जो है वो रासो काव्य में प्रयुक्त हुए। तो यहाँ पे बताया कि रासो काव्य में जो छंदों का इस्तेमाल हुआ है उनके नामों के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया। दोहा, रोला, उल्लाला, छप्पय और कुंडलिया अपभ्रंश भाषा के प्रचलित छंद है और ये जो छंद है ये अपभ्रंश भाषा के छंद है। पृथ्वीराज रासो में अपभ्रंश भाषा का प्रभाव गहरा है, इसीलिए अपभ्रंश भाषा के छंदों का प्रयोग भी काव्य कृति में जो है दिखाई पड़ता है। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक छप्पय छंद जो है वो प्रयोग हुआ है। तो ये जो पृथ्वीराज रासो थी इसमें हमें इसमें जो है अपभ्रंश भाषा का असर बहुत दिखाई देता है, इसीलिए इसमें उन पुराने छंदों का भी बहुत इस्तेमाल हुआ जो कि अपभ्रंश भाषा के छंद थे। पृथ्वीराज रासो में सबसे ज़्यादा जिस छंद का प्रयोग हुआ उसको छप्पय छंद जो है कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है कुछ पंक्तियाँ दी गई है पृथ्वीराज रासो से जो हमें ये छंदों के बारे में बताएं कि किस तरह के छंद जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुए। एक बान पहुमी नरेश कोपा सह मुक्यो और ऊपर थर हर्यो बीर कश्यंतर चक्यो वियो बान संधान हन्यो सोमेश्वर नंदन गाढ़ो करी निग्रहयो शनिव गड़यो संभरी घन थल छोरी न जाई अभागरो गुड्यो गुण गाही अगरे इम जपे चंदर विद यह निघते उन प्रलय। तो ये जो पंक्तियां हैं इसमें भी हमें जो है युद्ध का वर्णन बताया गया है। ये हमें बता रही है कि एक तीर राजा के पास से होकर गुजरा और सीधे जो है एक वीर योद्धा के सीने में जाकर लगा।
दूसरा तीर सावधानी से साध कर राजा सोमेश्वर के बेटे को जो है मारा गया। ये युद्ध इतना भयंकर था कि दुश्मन को जो है जोर से पकड़ लिया गया और वो बुरी तरह फंस गया। वह अभागा अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जा पाया और वह वहीं उलझकर जो है रह गया। कवि चंद्रबरदाई यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस विनाशकारी युद्ध के बारे में और क्या कहें, ये तो बिल्कुल तबाही जैसा था। तो ये जो है इन पंक्तियों का यहाँ पे हमें अर्थ बताया गया। परमाल रासो लोक गान के लिए जो है रचा गया था। परमाल रासों में आल्हा नामक छंद का जो है आविष्कार किया गया। आल्हा छंद का प्रयोग किसी भी प्राचीन रचना में नहीं मिलता। आल्हा शैली में तुकांत शब्दों के प्रयोग से काव्य में संगीतात्मकता की सृष्टि की गई। शब्दों में ध्वनि के सामंजस्य से काव्य में नाद सौंदर्य को जो है रचा गया तथा कविता में अभिव्यक्ति जो है वो चित्रात्मक है। तो यहाँ पे अब परमाल रासो रचना के बारे में बताया कि उसे लोगों के गाकर सुनाने के लिए जो है बनाया गया था। इसमें आल्हा नाम का एक खास छंद इस्तेमाल किया गया है जिसे इसी रचना के लिए जो है स्पेशल बनाया गया था। इसमें पहले की किसी भी पुरानी रचना के किसी भी तरह के आल्हा छंद का इस्तेमाल नहीं हुआ। इस आल्हा शैली में जो है कविता की लाइनों के आखिरी शब्द में जो एक जैसे हमें तुकांत देखने को मिलते हैं, जिससे इसे गाते समय गाने जैसी एक धुन जो है वो महसूस होती है। शब्दों की आवाज को इस तरह मिलाया गया है कि इसे सुनने में बहुत मिठास और संगीत का एहसास होता है। और इसकी खास बात यह है कि इसे पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे हमारी आंखों के सामने जो है इसकी पूरी तस्वीर बन रही हो। तो ये सब जो थी ये आल्हा और उदल की जो रचना, आल्हा छंद की रचना से जो परमाल रासो लिखा गया उसके बारे में हमें बताया गया। तो इस तरह हमारा ये जो आज का वीडियो था ये यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लौकिक साहित्य के बारे में जो है जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।